नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पृथक विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भवादी नेताओं ने किया मुंडन आंदोलन, केंद्र और राज्य सरकार को दी श्रद्धांजलि। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक विदेशी यात्री के पेट से निकली 10 करोड़ की कोकीन, नारकोटिक्स विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। और स्कूलों में फिर लौटेंगी रौनक, राज्य में 17 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, राज्य सरकार ने लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में बुधवार को पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विदर्भवादी नेताओं ने मुंडन आंदोलन कर विदर्भ राज्य की मांग की। वहीं इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार को श्रद्धांजलि दी गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरुणांनी आणि आमचे विजयभाऊ महोदय तर सर्वात तरुण आहेत, त्यांनी सुद्धा आलेले आहेत। तुम्ही विजयभाऊ महोदयकर अरे कशाला पीठ देऊन झाले, कोणासाठी पीठ देऊन झाले शेंडीला? आता विदर्भ होईल तोपर्यंत मी कटिंग पुन्हा करणार नाही। काय म्हटलं तुम्ही? जोपर्यंत विदर्भ होणार नाही तोपर्यंत मी पुन्हा कटिंग करणार नाही। विदर्भ होणार नाही तेव्हापर्यंत विजयभाऊ कटिंग करणार। 9 अगस्त क्रांति दिन अवसर पर पृथक विदर्भ राज्य की मांग के लिए विदर्भवादी नेताओं ने ठिया आंदोलन पुकारा था। उसी कड़ी में विदर्भवादी नेताओं ने बुधवार को मुंडन कर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर अपना निषेध व्यक्त किया। ज्ञात हो कि अलग विदर्भ की राज्य की मांग विदर्भवादी नेता वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक विदर्भ राज्य का गठन नहीं हो पाया। ऐसे में जब चुनाव आते हैं तब विदर्भ राज्य का नारा केवल चुनाव तक एक शगुफा होता है। उसके बाद नेता विदर्भ राज्य की मांग को भूल जाते हैं। इसी का तीव्र विरोध दर्शाते हुए विदर्भवादी नेताओं ने अनिश्चितकालीन ठिया आंदोलन पुकारा है, जिसमें मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी देने के बाद बुधवार को विदर्भ राज्य की मांग के लिए विदर्भ के युवाओं ने मुंडन आंदोलन किया। मी सुदाम रामराव राठोड, विदर्भ राज्य युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष चंद्रपूर। आज आम्ही 11 तारखेला केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या निषेधार्थ आज आम्ही मुंडन आंदोलन केलेलं आहे। कारण आम्ही 9 ऑगस्ट पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या माध्यमातून आम्ही केलं होतं। काल 10 तारखेला आम्ही महाराष्ट्र सरकारने दडपशाही करून आम्हाला अटक करण्यात आली, त्याच्यानंतर सोडण्यात आलं। त्याच्यामुळे आम्ही सर्व या चंडिका माता मंदिराच्या दरबारामध्ये येऊन आम्ही मातेला साकडे घातलेलं आहे की जिथपर्यंत विदर्भ राज्य स्वतंत्र होणार नाही तिथपर्यंत आम्ही विदर्भातील तमाम जनता आम्ही गप्प बसणार नाही। वेगळा विदर्भ जर झालं तर इथे सर्व बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल, सिंचनाचे नव्या एक क्रांती घडेल। त्याच्यानंतर सर्व आमच्याकडे विदर्भामध्ये वनसंपदा आहे, जलसंपदा आहे, खनिज संपदा आहे। हे सर्व बाबी आमच्याकडे सक्षम असून सुद्धा आम्हाला विदर्भ राज्यापासून वंचित ठेवत काऊन आहे? त्याच्यामुळे मोदी सरकारने आमची मागणी पूर्ण करून आमचे हक्काचे विदर्भ राज्य दिलं पाहिजे। त्याच्यासाठी आम्ही आज मुंडन आंदोलन केलेलं आहे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 10 करोड़ की कोकीन जब्त करने का मामला सामने आया। एनसीबी को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ट्रैप लगाकर कार्रवाई की गई। कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 10 करोड़ बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक देश का नागरिक, जिसका नाम फूमो एमानुएल बताया जा रहा है, उसने अधिकारियों को चकमा देने के लिए 70 कैप्सूल निगल लिए थे। जबकि उसके पकड़े जाने पर उसने ये जानकारी एनसीबी को दी और मुंबई के जे अस्पताल के डॉक्टरों की मदद लेकर उसके पेट से ये ड्रग्स भरे कैप्सूल निकाले गए। इस कार्रवाई से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश होने की संभावनाएं हैं, जिसकी छानबीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। और सर बताइए कि एनसीबी ने एयरपोर्ट से एक विदेशी को पकड़ा है जिसने कि पेट में ड्रग्स के कैप्सूल निकल लिए थे, और कितनी मात्रा में किस तरह से ऑपरेशन हुआ, कहाँ से ला रहा था, पूरी जानकारी दें। देखिए, कल रात एनसीबी मुंबई ने एक ऑपरेशन किया है मुंबई एयरपोर्ट पे। एक विदेशी नागरिक को इंटरसेप्ट किया है। शक है कि बड़ी मात्रा में कैरी कर रहा है अपने इंटेस्टाइन में,
अभी भी चालू है। उसकी जो इजेक्शन प्रोसीजर, पर्जिंग प्रोसीजर है वो चल रही है अभी भी। और कहाँ से आ रहा था, किस तरह की इन्फो थी? कतार एयरवेज से बंदा आया था कल, जिसे मॉर्निंग में इंटरसेप्ट किया गया। क्या उसकी मोडस क्या थी? अब तक देखिए, क्या अभी तक चल रहा है, हमारा काम भी चल रहा है। एक बार पूरा प्रोसीजर होने के बाद में या फिर कार्य होने के बाद में आपको बताएंगे। ये पता चला कि उसने कैप्सूल जो है पेट में निकल लिए थे? थ्रू ओरल वे से उसने निकला है, बड़ी मात्रा में कैप्सूल निकला हुआ है। NDPS कॉन्ट्राबैंड है, सस्पेक्ट किया जा रहा है ये चीज़ की। एक बार प्रॉपरली सब कार्रवाई होने के बाद में बताएंगे आपको। इसे करियर है या फिर कहाँ देना था, कहाँ से ला रहा नहीं, था? मुंबई के लिए आ रहा था। मुंबई कंजम्पशन सेंटर था, मुंबई डिमांड सेंटर है। विदेश से आ रहा है और दोनों की जानकारी चालू है, भेजने वाले की और रिसीवर की भी। ये मोडस तो पहले भी अपनाते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में क्या पहले कभी हुआ है? देखिए, क्या है कि कोरोना काल में काफ़ी फ़्लाइट्स कम होने के कारण जो डिमांड लेवल मेंटेन करने के लिए डेस्परेशन मूव, मैं कहूँगा कि वो डेस्परेशन मूव था, इसके लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में लेके आए गए ये लोग। सरकार ने कोरोना के कम होते केसेस के मद्देनजर राज्य में 17 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इस फैसले से छात्रों सहित पालकों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने 11वीं प्रवेश के लिए ली जाने वाली CET को रद्द करने का फैसला सुनाया है। अब केंद्रीय प्रवेश पद्धति के तहत मेरिट के आधार पर ही 11वीं में प्रवेश दिए जाएंगे। सरकार ने पहले ही ग्राम पंचायत स्तर पर 8 से 12वीं तक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है, लेकिन ये निर्णय केवल नॉन कोविड ग्राम पंचायतों के लिए ही लागू था। अब सरकार ने ग्रामीण भागों में 5वीं से 7वीं और शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं तक स्कूल, जूनियर कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना के तमाम नियमों का भी पालन करने की हिदायत दी है। जिला अधिकारियों को सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों का टीकाकरण हुआ है या नहीं। साथ ही बैठक व्यवस्था को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बनाए रखने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को ही हाईकोर्ट ने 11वीं की CET को रद्द करने का फैसला देते हुए छात्र व पालकों का टेंशन दूर कर दिया है। पालकों का कहना है कि सरकार और कोर्ट दोनों का ही निर्णय स्वागत योग्य है। 1.5 वर्ष से अधिक समय हो गया है छात्र घर में बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इससे छात्रों की मानसिक स्थिति पर विपरीत परिणाम होने लगा था, लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ ही स्कूल जा सकेंगे। साथ मिलकर सराफा व्यापार करने के नाम पर एक व्यापारी ने दूसरे को 18 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने बाबुलबन आंबेडकर चौक निवासी प्रवीण गौतम ग कोठारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी बुद्धनगर निवासी गजेंद्र महानंद पांताव ने बताया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गजेंद्र और उसका परिवार सराफा का व्यापार करता है। प्रवीण भी व्यापार शुरू करने की तैयारी में था। सितंबर 2018 में गजेंद्र से मुलाकात हुई। गजेंद्र ने साथ मिलकर ज्वेलरी की दुकान शुरू करने का प्रस्ताव दिया। गजेंद्र ने बताया कि बुद्धनगर के आंबेडकर रोड पर उसकी एक दुकान है। प्रवीण ने भी हामी दे दी। गजेंद्र ने MOU, डीड ऑफ पार्टनरशिप और गुमास्ता बनाकर प्रवीण से चेक द्वारा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के सोने के जेवरात और दुकान का फर्नीचर खरीदने के नाम पर 3 लाख, ऐसे कुल 18 लाख रुपए लिए। बाद में प्रवीण को पता चला कि जो दुकान गजेंद्र ने दिखाई थी वहाँ उसका पोजीशन ही नहीं है। प्रवीण ने अपनी रकम और जेवर वापस मांगे तो टाल मटोल करने लगा। प्रवीण के पिता ने उससे जान से मारने की धमकी दी। प्रवीण ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पांचपोली पुलिस ने गजेंद्र के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फिल्म सिटी रोड पर द गर्ल नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन फिल्माया जा रहा था। स्टंट के दौरान एक कार को पलटकर एक निश्चित जगह पर पलटना और घिसटते हुए रुकना था, मगर कार अपने स्थान पर पलटने व रुकने की बजाय स्टंटमैन के कंट्रोल खो दिए और कैमरा की ट्रॉली और वहां खड़े एक टेम्पो से जा टकराई गई। इस घटना में एक कैमरा अटेंडेंट के घायल हो जाने की जानकारी सामने आई है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में चल रही एक फिल्म की शूटिंग के जरिए तब आफत टूट पड़ी जब एक स्टंट सीन शूट करते समय स्टंटमैन का नियंत्रण कार पर से छूट गया और कार पलटी मारते हुए इस सीन को शूट कर रहे कैमरा ट्रॉली से टकरा गई। इस घटना में वहां खड़े लोग बाल बाल बच गए, जबकि सीन की शूट करने वाला कैमरा अटेंडेंट इस घटना में घायल हो गया। फिल्म सिटी में द गर्ल नामक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान ये हादसा हुआ, जबकि ये पूरी घटना का वीडियो बुधवार सुबह वायरल हो गया है, जिसमें यह हादसा कितना भीषण हो सकता था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 गांधीनगर, LAD College Square, beside कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे जरूरतमंदों के लिए अंगदान के दूत बने। IMA, विभागीय आयुक्त कार्यालय और सूचना व जनसंपर्क महासंचालनालय के संयुक्त तत्वावधान में 11 अगस्त से अंगदान सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। इस संदर्भ में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने बताया कि 11 अगस्त को IMA सभागृह में शाम 4 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। डॉक्टर विभावरी दानी जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर के संदर्भ में 12 अगस्त को डॉक्टर प्रकाश खेतान किडनी दान पर, 13 अगस्त को डॉक्टर निखिलेश वैरागड़े, डॉक्टर समीर जहांगीरदार आंख व त्वचा दान पर और 14 अगस्त को डॉक्टर राहुल सक्सेना किडनी दान के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर देवतले ने बताया कि अन्य देशों की तुलना में भारत में अंगदान की संख्या बेहद कम है। एक ब्रेन डेड मरीज से 8 से 10 लोगों को जीवनदान मिल सकता है, इसलिए अंगदान सप्ताह में जन जागृति की जाएगी। डॉक्टर दानी ने कहा कि रोड एक्सीडेंट से ब्रेन डेड मरीज को कृत्रिम सांस पर रखा जाता है। ऐसे घायल का हृदय 48 घंटे तक काम करता है। उन्होंने ऐसे मरीज का अंगदान करने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए जनजागृती बेहद जरूरी है। 13 ऑगस्टला ऑर्गन डोनेशन डे म्हणून आपण जेव्हा साजरा करतो तेव्हा ह्याचा हेतू असा आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ह्याबद्दलची माहिती जावी। IMAच्या माध्यमातून आपण 13 ऑगस्टपासून विविध उपक्रम आठवडाभरासाठी आपण आयोजित केलेले आहेत। नागपूरने आता चांगलं मेडिकल हब म्हणून एक नाव कमवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये एक मॅच्युरिटी आलेली आहे आपल्या या सर्व वैद्यकीय संस्थांमध्ये। आता आपल्याला पुढच्या टप्प्यामध्ये आता आपण पदार्पण केलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनबद्दल आपण ऐकतोच। ट्रान्सप्लांटेशनसाठी आपल्या सर्वांनाच आता हे घरोघरी कळलेलं आहे की जर एखादं फेलियर झालं, हार्टचं फेलियर झालं, लिव्हरचं, लंग्सचं फेलियर झालं तर आपण ट्रान्सप्लांटेशन आपल्याला डॉक्टर सुचवतात आणि 4 ते 6 तासामध्ये, 8-10 तासामध्ये ते ट्रान्सप्लांटेशन होतं। जसं हे घरगुती नाव झालेलं आहे, तर हीच पायरी आता आपल्याला ऑर्गन डोनेशनमध्ये सुद्धा आणली पाहिजे। म्हणजे हे ह्याच्याबद्दलचे जे विचार आहेत समाजामध्ये किंवा घरामध्ये गैरसमज असतील त्या बाबतीमधलं किंवा प्रोसिजर किंवा प्रोसेस म्हणजे हे कसं करायचं ह्याच्याबद्दलची माहिती नसते बऱ्याचदा। याबद्दलची सगळी माहिती ह्या 7 दिवसामध्ये लोकांना मिळावी, ही जी सूक्ष्म माहिती आहे ही लोकांपर्यंत जायला पाहिजे। अवयदान सर्वात श्रेष्ठ दान। एक व्यक्ती जेव्हा ब्रेन डेथ होतो तर तो कमीत कमी 8 लोकांना जीवनदान देऊन जाऊ शकतो, 2 लोकांना दृष्टी देऊन जाऊ शकतो आणि बऱ्याचशा लोकांना स्किन, म्हणजे जवळपास एक 10 ते 12 लोकांना तो मृत्यू पश्चात आपले अवयव दान करून जीवनदान किंवा नेत्रदान करू शकतो। तर IMA डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिस आणि ZTCC मार्फत आम्ही याला पुन्हा रिवाईव्ह म्हणजे पुन्हा ऑर्गन डोनेशन नागपूरमध्ये चालू व्हावे या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतोय। अवयवदान अजूनही कन्सेप्ट फारशी रुजलेली नाही, ती रुजली पाहिजे। त्यासाठी फक्त सरकार या फ्रंटवर काम करून चालणार नाही, समाज, माध्यम आणि प्रबोधन अशा वेगवेगळ्या फ्रंटवर काम झालं पाहिजे। तर ह्या दोन्ही गोष्टींना, ह्या तांत्रिक प्रशासकीय प्रगतीला जर जाणीवांची जोड मिळाली तर अधिक चांगलं काम होऊ शकेल। त्यासाठी ऑर्गन डोनेशनच्या दृष्टिकोनातून आपला सगळ्यांचा सहयोग, सहकार्य जर चांगलं लाभलं तर हा आपला सप्ताह जो काय आहे जाणीवांच्या पातळीवर जास्त यशस्वी करू शकतो असं मला वाटतं। मंगलवार की शाम को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के अस्थिरोग विभाग के ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई जब एक निजी सर्जिकल सप्लायर ने ड्यूटी पर तैनात ब्रदर को तमाचा जड़ दिया।
बात केवल तमाचा जड़ने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हाथापाई भी हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही सभी नर्सें अधिष्ठाता कार्यालयों में जमा होकर नारेबाजी करने लगे। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अजनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। परिचारिका संगठन के सचिव शहजाद बाबा खान ने बताया कि मेडिकल के औरतों की ओटी में ब्रदर कमलेश ताजने और नितिन बेलखोड़े ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान एक्स सर्जिकल सप्लायर कंपनी का कर्मचारी सलमान पठान वहां आया, लेकिन वह पूछताछ किए बिना ही सीधे ओटी में चला गया। इस पर ब्रदर ताजने ने उसे रोका। इस पर सलमान ने ताजने के साथ गाली गलौज की। जब बहस होने लगी तो सलमान ने तमाचा जड़ने के साथ ही हाथापाई भी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही सभी नर्सें अधिष्ठाता कार्यालयों के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए वार्ड में नर्सों ने काम बंद कर दिया। तुरंत घटना की जानकारी अधिष्ठाता को दी गई। साथ ही वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे, उप अधीक्षक डॉक्टर कांचन वानखेड़े भी पहुंच गए। काफी देर तक चले तनाव के बाद अधिकारियों सहित संगठन पदाधिकारियों ने अजनी पुलिस में सलमान पठान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। छापरू नगर के जनता हॉल चौक पर भयानक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार के चालक ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली कार के चालक का पूरी तरह नियंत्रण छूट गया। कार पलटकर कुछ दूर तक घसीटती गई और पोल से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि जमीन से पोल मुड़ गया। वहीं पास एक महिला दूध बेच रही थी। यदि सही समय पर उनका बेटा पीछे नहीं खिंचता तो कार की चपेट में आकर महिला की जान जा सकती थी। पुलिस ने बाबुलवन निवासी पीयूष राजकुमार बजाज की शिकायत पर कार चालक शरद केशवराव वनवे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शरद किसी कंपनी के लिए वाहन चलाता है। सुबह 8:30 बजे के दौरान पीयूष अपनी कार पर कुंभार टोली से छापरू नगर की ओर जा रहे थे। जनता हॉल चौक पर टर्न लेते समय विरुद्ध दिशा से आ रही शरद ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जाता है कि शरद बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इसलिए सामने से टर्न ले रही पीयूष की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। गति इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद शरद की कार पलट गई और सीधे इलेक्ट्रिक पोल से टकराई। कार की टक्कर लगने से पोल पूरी तरह मुड़कर सड़क पर बैंड हो गया। इसी चौराहे के किनारे छापरू नगर निवासी शशिकला मुरलीधर पौनीकर दूध की दुकान लगाती है। शरद की कार उनकी दुकान पर पलट गई। इसी समय शशिकला के बेटे रवि मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे। कार को अनियंत्रित होते देख रवि ने अपनी मां को पीछे की तरफ खींच लिया, वरना शशिकला कार के नीचे आ जाती। उन्हें मामूली चोट पहुंची, लेकिन 5,000 रुपए का दूध बर्बाद हो गया और दौड़ भाग में उनका मंगलसूत्र भी कहीं गिर गया। भंडारा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में इस वर्ष की शुरुआत में 9 जनवरी को आग लगने की दर्दनाक घटना हुई थी। इसमें 10 नवजातों की जान चली गई थी। इस हादसे को लेकर भंडारा पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए शुभांगी साठवने और सुनीता मासूलकर की ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश विनय जोशी ने दोनों को अंतरिम जमानत प्रदान की। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों याचिकाकर्ता महिलाएं बतौर नर्स अस्पताल में कार्यरत थी। घटना के दौरान दोनों की लापरवाही के चलते ही इसी तरह की दर्दनाक घटना हुई। बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कभी भी आग से सुरक्षा के उपायों को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया। घटना के बाद भंडारा पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया। 29 जनवरी को सत्र न्यायालय ने दोनों याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी थी। 3 अगस्त तक का समय निश्चित किया गया था। इसके बाद में 9 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। समयावधि खत्म होने के कारण किसी भी समय गिरफ्तारी होने की संभावना के चलते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ओर से जहां याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की गई, वहीं भंडारा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश भी दिए गए। अदालत ने 25,000 रुपए के मुचलके और हर बुधवार और रविवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक अगले आदेश तक पुलिस थाना में हाजिरी लगाने तथा गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्रदान कर दी। ठेकेदार का बिल मंजूर करने के लिए 75,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले जिला परिषद के जल संधारण विभाग के अभियंता को अमरावती एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अधिकारी उदयनगर मानेवाड़ा रोड निवासी रमेश कुमार हीरालाल गुप्ता बताया गया। सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि ठेकेदार को रामटेक तहसील के सालई परिसर में सीमेंट नाला बनाने का ठेका 20 लाख रुपए में मिला था। काम पूरा होने के बाद ठेकेदार ने बिल मंजूर करवाने के लिए गुप्ता से संपर्क किया। गुप्ता ने निविदा में जीएसटी की रकम छोड़कर 2% कमीशन के तौर पर 40,000 रुपये
बिल बढ़ाकर देने के लिए 25,000 रुपये और ग्रांट बढ़ाकर लाने के लिए 15,000 रुपये, ऐसे कुल 75,000 रुपये की मांग की। ठेकेदार ने गुप्ता के खिलाफ नागपुर एसीबी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने एसीबी के डीजी रजनीश सेठ से प्रकरण की शिकायत की। उन्होंने अमरावती रेंज के एसपी विशाल गायकवाड़ को कार्रवाई के आदेश दिए। गायकवाड़ के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी अरुण सावंत ने प्रकरण की जांच शुरू की। वेरिफिकेशन में ठेकेदार द्वारा की गई शिकायत सही साबित हुई। मंगलवार को गुप्ता ने ठेकेदार को रकम लेकर उदयनगर स्थित अपने घर पर बुलाया। जैसे ही गुप्ता ने 75,000 रुपये हाथ में लिए, ट्रैप लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गुप्ता के खिलाफ हुड़केश्वर थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।